नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जिन क्वेश्चंस पे कोई कन्फ्यूज़न हो उसका जो है नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो आज का जो है 30 लाइक्स का टारगेट है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास जो है प्रारंभ होता है तो मानव के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसकी कुछ अवस्थाएं लिखी हैं। तो पहली जो अवस्था होती है उसे कहते हैं गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो मानव विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ से ही शुरू हो जाती है और कब तक चलती रहती है, उसके मरने तक चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि उसके टॉम्ब, ठीक है, टॉम्ब तक चलती है, टॉम्ब मतलब मकबरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। हर हाल में क्वेश्चन अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? अब सूक्ष्म शिक्षण जिसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, अब ये होता क्या है और कितना समय लगता है इसको पढ़ाने में? तो देखिए इसका पहली बात जो आंसर है, टोटल जो टाइम टेकन जो है होती है माइक्रो टीचिंग में, वो है 36 मिनट की। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब माइक्रो टीचिंग होता क्या है इसको समझ लेते हैं कि इसमें जो अध्यापन प्रक्रिया होती है उसमें जो है हम टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं ताकि एक ही समय में जो है टीचिंग स्किल्स को जो है अपनाया जा सके। ठीक है, उनका अभ्यास किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? तो स्टैग्नेशन क्या होता है, मतलब शिक्षा में मीनिंग ऑफ जो है स्टैग्नेशन इन एजुकेशन क्या होगा? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए, उसको पढ़ लीजिए। बालक का विद्यालय ना आना, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या फिर किसी बालक का 1 साल से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बने रहना। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, जो स्टैग्नेशन ऑफ एजुकेशन होता है, स्टैग्नेशन इन एजुकेशन होता है, इसका मतलब होता है कि किसी बच्चा जो है अगर 1 साल से भी ज़्यादा समय एक ही कक्षा में टिक गया, मतलब फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो उसी को कहते हैं स्टैग्नेशन, शिक्षा में अवरोधन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों इस तरीके से, जिस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दूं? ठीक है, प्लीज़ कमेंट करना कितने लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी पेपर मिला करे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? तो किस कौशल में से पूर्व ज्ञान का परीक्षण हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, प्रीवियस नॉलेज जो है टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे समापन, प्रदर्शन और उद्दीपन कौशल की बात नहीं होगी, यहाँ पे प्रस्तावना कौशल। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब एक टीचर क्लासरूम में जाता है और जब पढ़ाने की बात आता है तो वो पहले तो इंट्रोडक्शन देता है, अपना प्रस्तावना देता है कि मेरा नाम ये है और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा या साइंस पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, है ना। आप लोगों ने से किसको हिंदी अच्छा लगता है, तो ये प्रस्तावना हो गई ना। भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। फिर बच्चों से पूछेगा कि आप अच्छा ये बताओ किसको किसको जो है स्वर और व्यंजन के बारे में पता है ना, वॉवेल या कॉन्सोनेंट्स के बारे में पता है, या मैथ्स में काउंटिंग के बारे में पता है, टेबल के बारे में पता है, ऐसे सब। तो ये समझेगा कि बच्चे का स्तर क्या है, जान पाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का प्रयोग होगा, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग होगा, पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है बहुविमात्मक जो है प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? बहुविमात्मक मतलब होता है कंसेप्ट ऑफ जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस को जो है बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। गार्डनर ने जो है बुद्धि को एक प्रकार नहीं बताया, उन्होंने कई प्रकार बताया, उसमें से 8 प्रकार को उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, इसने 8 प्रकार से बुद्धि को डिफाइन किया था। बुद्धि कोई एक प्रकार का रूप नहीं है, कई विशिष्ट योग्यताओं का जो है मिक्सचर होता है बुद्धि। ये तो आंसर हो गया गार्डनर। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा,
थॉर्नडाइक के संबंध में अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, कई बार गार्डनर और थॉर्नडाइक के जो है कॉन्सेप्ट में जो है दिक्कत होती है। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी, मल्टी फैक्टर, तो बहुकारक सिद्धांत। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टी फैक्टर थ्योरी या मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो थॉर्नडाइक देना है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें तो गार्डनर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो दोनों बातों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लेना। ठीक, चलिए, डिस्प्रेक्सिया क्या है? तो डिस्प्रेक्सिया जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, ये होता क्या है? तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, जिस बच्चे को होता है उस बच्चे में फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी होती है, उसमें मोटर स्किल्स की कमी होती है। तो आंसर यहाँ पे देखिए, हमें दृष्टि समस्या नहीं देखनी है, डिप्रेशन नहीं होता, हार्ट डिजीज नहीं है। ठीक है, ये एक मोटर स्किल्स मानी जाती है डिस्प्रेक्सिया। तो डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, ये एक मोटर स्किल्स की समस्या है। ठीक है, डिफिकल्टी इन मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो मोटर स्किल्स क्या होता है? फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। जहाँ छोटी मसल्स जैसे उंगलियों को चलाना, ये एक छोटी मसल हो गया, है ना। और जहाँ पे बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं, जहाँ पूरे हाथ का मूवमेंट होता है, पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है, और एक शरीर के जो विभिन्न भाग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, नोट कर लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना, उसमें से आइकॉनिक स्टेज प्रतिबिंबात्मक, उसके बाद सिंबॉलिक स्टेज संकेतात्मक, और उसके बाद इनएक्टिव स्टेज ऑप्शन सी क्रियात्मक। यहाँ पे जो इंटुएटिव जो है स्टेज है, आंत जो है प्रज्ञ अवस्था, ये जो है इसके लिए नहीं जानी जाती है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये संज्ञान से जुड़ी हुई हैं व्यक्ति के, और ये जो है इंटुएटिव जो है ये जुड़ी हुई है उसके भावनाओं से। तो भावनाओं के बारे में अगर बात हो रही है तो आंसर आपको ऑप्शन डी लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपको हर व्यक्ति को रटा होना चाहिए। तो आज के अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन 21 का के तहत जो है संविधान में इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही है। ठीक है, मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही है। इसी के तहत जो आरटी के तहत जो एडमिशन होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जो पहली बार फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाइए, और जैसे जैसे वीकली में जो आपको थ्योरी मिले उसको जो है नोट करिए, नोट्स बनाइए, और उस थ्योरी का रिवीजन करिए। कई बच्चे जो है बड़ा मैसेज करते हैं कि सर मेरा पिछली बार का जो है एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ था, प्लीज़ मैं क्या करूं? तो मैं बार बार आपको जो बातें मैं बार बार ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया जो है घुट्टी पिला दूंगा। आपको पेपर्स तो सॉल्व करने ही करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। पेपर्स क्या होता है, पेपर्स जब जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और उतने ही क्वेश्चंस को समझने की आपकी जो है क्षमता डेवलप होगी। तो पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक है, और जो थ्योरी सिलेबस में दी गई है उस थ्योरी को कवर कर लो, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो, रिवीजन करो, और क्या, और कोई तरीका है क्या पास होने का? और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ जो है मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को लिए जो है क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। जो आज का टारगेट है वो है 30 लाइक्स का, उसको जो है टच करने में जो है मदद कीजिएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो व्यक्ति के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन यहां पे नवा जो है वो ऑप्शन आएगा वैल्यूएटिंग। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अगर हम नई भाषा सीखना चाहते हैं तो पहले बात तो बच्चों को अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। अक्षर का ज्ञान कैसे, मतलब ए बी सी, इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर वो शब्दों को मिला के जो है शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि जी ओ गो होता है। फिर धीरे धीरे वो सेंटेंसेस बनाने लगेगा। तो अक्षर और शब्दों के बीच जो है जो एसोसिएशन होता है, सहचर होता है, वो यहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। बहुत सारे बच्चे जो है शब्द वाक्य निर्माण या शब्दों के निर्माण से जोड़ रहे होंगे, जबकि ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? तो समावेशी कक्षा क्या होती है? ऐसे स्कूल, ऐसी क्लासरूम जहां पर सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों पढ़ते हों। ठीक है। सामान्य बालक कौन होते हैं? जो सामान्य होते हैं, जैसे हमारे जैसे आपके। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जिनमें कुछ जो है कमी होती है या कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली छात्र, या फिर कोई दृष्टिबाधित हो, किसी शारीरिक कमी से जूझ रहा हो, या किसी को सुनाई कम देता हो। तो ये सब विशिष्ट छात्र, स्पेशल नीड जो है स्टूडेंट्स में आते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है प्रतिभाशाली भी होते हैं। ठीक है। कुछ जो है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, आईक्यू जिनका 120 प्लस होता है। ठीक है। वैसे छात्र भी स्कूल में पढ़ते हैं। तो समावेशी स्कूलों में जो क्लासरूम होती है वो ऐसी क्लास होती है जहां सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों पढ़ते हों। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य क्या है? सहायता परक व्यवहार करना, या प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। सामाजिक मूल्य जो है सहायता परक व्यवहार करना, व्यक्ति का जो सहायता जो है करने की जो बिहेवियर होता है वो उसके सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है। नैतिक मूल्यों को भी दर्शाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने जो प्राथमिक नियम दिया था किसके संदर्भ में दिया था? सीखने के संदर्भ में दिया था। किसके? लर्निंग के संदर्भ में, सीखने के संदर्भ। जिसके तहत कितनी बातें बताई थी? 3 नियम बताए थे। कितने? 3 नियम। और वो 3 नियम कौन से थे? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता के नियम। ये 3 नियम प्राथमिक नियमों के अंतर्गत शामिल है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है प्राथमिक नियमों में नहीं शामिल है, बल्कि ये द्वितीयक जो है नियम में शामिल माना जाता है। ध्यान रखना, द्वितीयक नियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए गलत होगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के क्लास के टीचर से मिलने की सलाह दी जाए, या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया जाए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए इसका सही। तो जो बच्चे क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें और क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर चर्चा में भाग लेने के लिए, कक्षा जो है क्लासरूम में जो डिस्कशन होता है उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। मूल रूप से बी ज़्यादा तर्कसंगत आंसर है आपके लिए। शिक्षा की जो है किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो किंडरगार्टन जो पद्धति है वो किसने दिया था? तो 15वें का देखिए आंसर, ये फ्रोबेल ने दिया था। किंडरगार्टन पद्धति में क्या होता है? बच्चों को हम खेल क्रिया के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो ये जो प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये किंडरगार्टन। तो खेल क्रिया के माध्यम, जैसे मान लीजिए पर्यावरण के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो इनको जो है पार्क में लेके जाएंगे, वहाँ पेड़ पौधे दिखाएंगे, है ना। उस तरीके से आप पार्क में जा कर के, अगर आप एनिमल्स के बारे में कुछ एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो आप उन्हें जू ले जा सकते हैं, है ना। वहाँ के बारे में बच्चों को जो है प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। तो कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाते हैं, खेल क्रियाओं के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग होता है, जहाँ पे बच्चा जो है स्वयं उस ज्ञान से जुड़ सके। ठीक है। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? अधिगम का सरलीकरण, या फिर टीचर के द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण और छात्रों के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। तो शिक्षण को इसी रूप में हम डिफाइन करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पुस्तक को पढ़ना, या फिर टीचर के द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण हो और छात्रों के द्वारा ज्ञान का ग्रहण न करा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे स्थानांतरण मतलब यहाँ पे एक टीचर केवल एक्टिव फॉर्म में हो रहा है, बच्चा इनएक्टिव फॉर्म में हो रहा है, बल्कि यहाँ पे दोनों एक्टिव हैं। ठीक है, सक्रिय।
एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। तो एक टीचर है, उसकी क्लासरूम में कुछ जो है शारीरिक विकलांगता, जो मोटर स्किल्स, फिजिकल ग्रॉस, है ना, इस तरीके से दिक्कत है कुछ। उन निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो पहिया वाली कुर्सी, व्हील चेयर वाले बच्चे हॉल में जो है जाने के लिए समवयस्क साथी के साथ मदद लें। ठीक है। या फिर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई विकल्प गतिविधि कर सकते हैं। या फिर जो है एक टीचर जो है मोहन जो कि बच्चा है खेल के मैदान में जाने के लिए कह सकती हैं कि आप बेटा अपनी जो है व्हील चेयर, जो बैसाखियां हैं उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो, है ना, मैदान में जाने के लिए आप उसको करो। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है प्रोग्रेसिव, जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है। वो मोटिवेट कर रही है खेल के मैदान, उसका काम नहीं है, ये नहीं बता रही कि तुम्हारा खेल के मैदान में क्या करोगे वे, तो वो कह रही है बेटा जाओ, चलो आओ, चलो खेल देखो, एंजॉय करो, है ना, ये चीजें कह रही है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। मतलब जो ऐसा बच्चा जो योग्यता नहीं रखता हो, तो ऐसी विद्यालय में जैसे शारीरिक रूप से कुछ कमी हो, इस तरीके से, तो ये काम नहीं करना चाहिए। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग बैठाने चाहिए, बल्कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है? तो जो बच्चे कम स्लो लर्नर होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? उनमें जो है किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है ना, वो चाहे शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो, है ना, इस तरीके की कुछ अक्षमताएं देखने को मिलेगी। उनके ज्ञानार्जन और शैक्षणिक उपलब्धि जो उनके ज्ञान के अर्जन को और शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन, बाकी ऑप्शन तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ तार्किक उत्तर देखना है। अगर आप तर्क कर पाओ, तार्किक उत्तर देख पाओ, तो आप आंसर्स ढूंढ पाओगे। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है और पॉजिटिव उत्तर ही देना है, निगेटिव तो हो नहीं सकता, यहाँ कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। गणित में केवल जो है कठिनाई उत्पन्न होती है, तो ये तुरंत आंसर आपको काट देना है। ठीक है। जब मैं टैग वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एक झटके में भी सॉल्व कर पाएंगे। निम्न में से कौन जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का जो है पोषण करता है? तो देखिए, शिक्षार्थियों में, बच्चों में सृजनात्मकता है, मतलब क्रिएटिविटी का पोषण हो रहा है। तो 20वें का देखिए उत्तर क्या होगा? तो विद्यालय जीवन के प्रारंभ करने से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, या फिर व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण देना, या प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात जो प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए और प्रश्न करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। जैसे अंतर्जात प्रतिभा क्या हो सकती है? आपने देखा कि एक बच्चा जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है, खेल कूद में वो बेहतर कर सकता है, तो आपने उसकी प्रतिभाओं को जो है पोषण दिया, उसको बूस्ट करने का प्रयास किया। आपने देखा कि एक बच्चा इंडोर गेम्स में बहुत अच्छा है, चेस बहुत अच्छा खेलता है ना, तो आपने उसको उस तरीके से देखा। एक बच्चा शेर व शायरी और इस तरीके से कहानी राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा है, तो उसको लेखन शैली में प्रोत्साहित किया, उसको मोटिवेट किया कि डेली बेटा डायरी लिखा करो, आज की दिनचर्या में जो भी तुमने किया वो इसे लिखा करो, है ना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। लेओ बाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति में मदद करने में डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर समीपस्थ विकास क्षेत्र के माध्यम से अगर किसी बच्चे में मदद की ज़रूरत है तो वो है MKO, मोर नॉलेज अदर्स। एक बच्चे का जो नॉलेज है उस बच्चे के नॉलेज से ऊपर वाले स्तर वाले व्यक्ति उसकी मदद करेगा। जैसे एक बच्चा, उसकी मदद कौन कर रहा है? उसका टीचर, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बंधु जो भी हैं, है ना। तो ये MKO के अंतर्गत आते हैं और ये थ्योरी इजाद की थी बाइगोस्की ने। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है हमें। तो अभी कथन दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां प्रायः चुप रहती हैं। ठीक है। और कक्षाओं की चर्चा में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो जो बच्चियां चुप रहेंगी उनकी गैर भागीदारी होना संभव है। तो ये बात तो मैं सही मानता हूं।
आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां जो हैं माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने और उनका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो ये जो है रूढ़िबद्ध अवधारणा है। यहाँ पे आर जो है गलत हो जाता है और ए यहाँ पे सही हो जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस विधि में टीचर और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनियमन करते हैं? तो टीचर और विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो अपनी भूमिकाओं का जो है एक्सचेंज करते हैं। तो विनियमन का मतलब होता है एक्सचेंज। तो नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ। टीचर जहाँ पे पढ़ा रहा है, विद्यार्थी उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, फिर विद्यार्थी ग्रहण करते हुए उनसे क्वेश्चन पूछता है, टीचर फिर उत्तर देता है, फिर क्वेश्चन पूछता है, फिर उत्तर देता है। इस तरीके से जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो इसे जो है पारस्परिक अध्ययन कहेंगे, वर्णनात्मक, ग्रहणशील या व्याख्यात्मक। तो यहाँ पे टीचर और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनियमन करते हैं। 23वें का यहाँ पे पारस्परिक अध्यापन कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। देखिए, जो व्याख्यात्मक होता है, जहाँ पे टीचर किसी टॉपिक की व्याख्या करता है और बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से उस चीज़ को सुनता है, ठीक है। वर्णनात्मक में जो है ये भी होता है, और ग्रहणात्मक में क्या होता है कि ग्रहण करना। तो ग्रहणात्मक क्या होता है, आसपास के पर्यावरण से वो जानकारी इकट्ठा करता है और उसका जो है उसके अनुसार अपनी जो है एक्टिविटी करता है, मतलब जानकारी को ग्रहण करना और क्रियाएं करना, ठीक है। तो पर्यावरण के साथ होगा तो ग्रहणशील हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का सुझाव क्या है? तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मैंने आपसे पहले भी कहा था गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की थी, 8 प्रकार बताया था बुद्धि को। और ये क्या है, बुद्धि समय के साथ बदलती है, या बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत में मिलती है, या मुख्य, देखिए बुद्धि जो है आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों कारकों से निर्धारित होती है। ध्यान रखिएगा, कभी एक कारक को सही उत्तर मत मान लीजिएगा, दोनों। तो एक माता पिता से मिलने वाले गुण और आसपास का पर्यावरण, आप उसको कैसे देते हैं, उसको कैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं, इससे भी बुद्धि डिफाइन होती है। तो यहाँ पे बी पॉइंट गलत हो गया। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा ही नहीं जा सकता। बुद्धिमत्ता जो है एकेडमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, तो ये भी नहीं। आंसर हो गया बुद्धि जैसे समय के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे आपको माहौल मिलता है, पर्यावरण मिलता है ना, वैसे ही आपकी जो है इंटेलिजेंस क्षमता बदलती रहती है, संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है बुद्धि को संज्ञानात्मक विकास से जोड़ते हैं, और व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे चलता रहेगा, है ना, उतार चढ़ाव इसमें आते रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो बालक जो बच्चा होता है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखिएगा, उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। और समाजीकरण की प्रक्रिया का जो प्राथमिक जो है चरण होता है, प्राथमिक जो है क्षेत्र है, वो कहाँ है? तो उसके माता पिता, उसके माता पिता का घर, उसके जो है सगे संबंधी, उसके चाचा ताऊ, ये सब हैं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है? तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं गुण, मतलब माता पिता से ट्रांसफर हुआ उनके बच्चों में, फिर बच्चे की शादी हुई, बीवी से शादी हुई, तो फिर जो है उनके दोनों को गुणों को ट्रांसफर हुआ आगे। तो इस तरीके से जो है गुण जो ट्रांसफर होते हैं, इसे हम क्या नाम देंगे? 26वें का है आंसर अनुवांशिक गुण। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके जानकारी शिक्षक को हो, उसके डॉट 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 की जानकारी शिक्षक को हो। तो अगर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सर्वांगीण विकास मतलब होता है जहाँ बच्चे का शारीरिक विकास की बात हो रही है, जहाँ बच्चे की मानसिक हो रही है, जहाँ बच्चे की जो है मनोवैज्ञानिक विकास की बात हो रही है, जहाँ बच्चे की नैतिक की बात हो रही है ना, सामाजिक विकास की बात हो, है ना, शारीरिक विकास की बात हो, ठीक, ये सारी पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो ये जो है उसके व्यवहार से जुड़ी होती है। बच्चे के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में एक टीचर को पता होना चाहिए, तभी तो उस पर वो काम कर सकता है, ठीक है। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो बच्चा जो अगर कम अंक पा रहा है, स्कूल में अच्छा ग्रेड नहीं ला पा रहा है, अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम उसको पहले जानने का प्रयास करेंगे, है ना, व्यक्तिगत योग्यताओं को देखेंगे कि भाई उसकी आवश्यकताएं हैं क्या, आखिर समस्या कहाँ है।
उसी के अनुसार उसको सहायता देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं है, वो किसे जो है समुन्नत करती है। तो ऐसी गतिविधि जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपसारी चिंतन की बात हो रही है, अपसारी प्रश्नों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है इसे जो है सृजनात्मकता से जोड़ेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है तो भैया देखो, कक्षा में जो है सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, है ना, और भावनाओं का सही प्रबंधन, कहाँ पे अपनी इमोशंस का डर, प्रेम, क्रोध, इस सब का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, उनका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए है, जो भावनात्मक बुद्धि से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस हैं वो सीडीपी में आपसे पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। टारगेट 30 लाइक्स का था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।